गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल में क्लास बीएससी सेकेंड ईयर में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट बॉटनी के एक टॉपिक जो राइस से संबंधित है। राइस चावल के बारे में हमने कल से पढ़ना प्रारंभ किया था। विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है वो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट से संबंधित है, पादपों का उपयोग और उपयोगिता से संबंधित है, जो कि इकोनॉमिक्स बॉटनी से रिलेटेड है। इससे पहले के 25/6/2020 की वीडियो में हमने डिस्कस किया था राइस की प्रारंभिक स्ट्रक्चर से, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, सबसे ज़्यादा खेती कहाँ की जाती है, इसके बॉटनिकल करेक्टर क्या होते हैं, इत्यादि प्रकार का यूटिलाइजेशन ऑफ राइस का उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसके कल्टीवेशन से संबंधित है और इसके अंदर उत्पन्न होने वाले रोग और इसकी उपयोगिता क्या होती है, इत्यादि प्रकार का। तो कल्टीवेशन दो प्रकार के क्षेत्रों में आसानी से किया जाता है। एक इरिगेटेड रीजन होता है, एक नॉन इरिगेटेड होता है। इरिगेटेड रीजन के अंदर ली जाने वाली फसल आर्द्र प्रकार की होती है, अर्थात फसल के पकते समय तक या पकने तक खेत में पानी भरा हुआ होता है। नॉन इरिगेटेड क्षेत्र में चूँकि जल का स्रोत ही है वो वर्षा के जल ही है, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में खेत में जल की कमी हो जाती है और पूर्ण रूप से ये डिपेंड रहता है वर्षा के जल से। विद्यार्थियों, राइस के कल्टीवेशन के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला ग्रीष्म चावल, दूसरा शरद चावल और तीसरा वसंत प्रकार का। कुल हो गए 3। ग्रीष्म चावल को ओस भी कहते हैं। इसकी बुआई मई और जून में होती है, जबकि कटाई सितंबर और अक्टूबर महीने में होती है। इस चावल की जीवन अवधि 90 से लगा करके 120 दिन होती है, अर्थात 90 से 120 दिनों के अंतर्गत ये फसल पक करके तैयार हो जाती है। मूल रूप से ये ऊपरी भूमि की फसल है। ऊपरी भूमि और निम्न भूमि का तात्पर्य क्या है? जब लगाए जाने वाले पौध जल में डूबे रहते हैं तो उसको नाम दिया जाता है निम्न भूमि। अब जब जल की मात्रा कम होती है तब उसको नाम देते हैं ऊपरी भूमि। दूसरा जो है वो है शरद चावल, जिसको अमान के नाम से पुकारा जाता है। इसकी बुआई जून जुलाई में, जबकि कटाई नवंबर और दिसंबर में होती है। ये लंबी अवधि की फसल है जो 140 से लगाकर 170 दिनों में पक कर तैयार होती है और मुख्य रूप से निम्न भूमि की फसल कहलाती है। तीसरी जो चावल की किस्म होती है वो कहलाती है बसंत या बोरो प्रकार की। दिसंबर जनवरी के अंदर इसको बोया जाता है, मार्च अप्रैल के अंदर इसको काटा जाता है। तो ये था कल्टीवेशन के आधार पर चावल के प्रकार, जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कल्टीवेशन को 2 प्रकार से किया जाता है, आर्द्र कृषि और शुष्क कृषि। शुष्क कृषि मूल रूप से नॉन इरिगेटेड क्षेत्र में की जाती है, जबकि आर्द्र कृषि इरिगेटेड क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। चावल की कृषि कैसे की जाती है, तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले खेत को तैयार कैसे किया जाता है, दूसरा उसकी बुवाई कैसे करेंगे, तीसरा उसमें आवश्यकता अनुसार जल उपलब्ध करवाना, उसकी कटाई करना, थ्रेसिंग करना,
बीजों को अलग करना इत्यादि। सबसे पहले खेत को पाट कर समतल किया जाता है। उसमें गोबर जो देसी खाद होती है या नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम युक्त खाद डाली जाती है। नाइट्रोजन जो यूरिया से उपलब्ध होता है, फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट और पोटेशियम, पोटास युक्त खाद। तो नाइट्रोजन युक्त खाद 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फॉस्फेट 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा नाइट्रोजन युक्त खाद, पोटेशियम युक्त खाद 30 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाली जाती है। खाद डालने के बाद में खेत को अच्छी तरह से जोता जाता है। जुताई के पश्चात खेत में लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर पानी भरा जाता है और इस पानी भरने के बाद में पुनः 4 से 5 बार जुताई की जाती है। 4 से 5 बार। यदि वो असिंचित क्षेत्र की कृषि है उस समय बरसात के जल को खेत में भरा जाता है, जबकि सिंचित क्षेत्र की फसल में नहरों से प्राप्त या सिंचाई विभाग से प्राप्त जल को खेत में भरा जाता है। इस प्रकार से ये खेत फसल के लिए तैयार हो जाता है। अब आता है इसके अंदर बुवाई का समय। तो बुवाई कैसे की जाती है? जब उसमें 5 से 6 सेंटीमीटर पानी को भरने के बाद में कुछ समय के लिए इसमें छोड़ दिया जाता है। इस पानी को भरने से होता ये कि तो आर्द्रता बनी जाती है, दूसरा साइनोफाइसी वर्ग के शैवाल जैसे नॉस्टॉक है, नवीना है इत्यादि उस जल के अंतर्गत विकसित हो जाने के कारण बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। फलस्वरूप मृदा में नाइट्रोजन की बहुत अधिकता हो जाती है, जिससे पौध आसानी से ग्रोथ कर सके। सबसे पहले चावल की बीजों को डायरेक्ट नहीं बोया जाता है, बल्कि इसकी एक पौध तैयार करनी पड़ती है। पौध का मतलब एक नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। इसके लिए क्या करते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र में लगभग 1 मीटर चौड़े भाग के दोनों तरफ क्यारी बिहार बनाई जाती है। तो इस क्षेत्र की मिट्टी को और इस क्षेत्र की मिट्टी को इसके ऊपर डाल दिया जाता है, जिसके कारण एक स्लोप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इसके दोनों भाग की ओर क्यारियाँ स्थित होती है। 1 मीटर इसी रखा जाता है ताकि इसके अंदर बैठ करके इन हाथों से दोनों तरफ बिना ज़्यादा मूवमेंट हुए इसमें से खरपतवार को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे उपयुक्त किस्म के बीजों को डाल देते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी भी हो सकती है और इसके इन क्यारियों के अंतर्गत पानी भर दिया जाता है, जिसके कारण ये लगातार नमी प्राप्त करता रहता है। इस स्थिति में यहाँ से छोटे छोटे पौधे निकलना प्रारंभ होते हैं। इस छोटे पौधों को नाम देते हैं पौध। इसके बीच में उगने वाली खरपतवार को समय समय पर इसके मध्य भाग के अंदर बैठ करके इसको पृथक कर लेते हैं। ये जो एक प्रक्रिया है उसको नर्सरी कहते हैं। इस पौध के नियमित होने के पश्चात जब पौधे की लंबाई लगभग 9 से 10 सेंटीमीटर हो जाती है, तब वो रोपाई के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। इस स्थिति में नर्सरी से 9 से 10 सेंटीमीटर लंबे पौध, जिसे 4 से 5 के समूह में रोपा जाता है। ऐसी स्थिति में 5 से 6 पौधों को समूह के अंदर रोपेंगे, लेकिन रोपाई करते समय ध्यान इस बात का रखना होता है कि ये एक क्यारी है और ये दूसरी क्यारी है। उपयुक्त फसल प्राप्त करने के लिए क्यारी से क्यारी के मध्य की दूरी निश्चित होना जरूरी है और उस क्यारी के अंदर रोपे जाने वाले पौधे के मध्य की दूरी भी निश्चित होना बहुत आवश्यक है।
इस प्रक्रिया से लाभ ये होता है कि एक तो पौधे को ग्रोथ करने के लिए पर्याप्त स्पेस मिल जाता है और दूसरा इनके मध्य गैप होने के कारण वायु का प्रवाह आसानी से हो जाने से ग्रोथ और फास्ट होती है। तीसरा, पौधे और पौधे के मध्य की और कतार के मध्य की दूरी होने से एक पौधा दूसरे पौधे को ओवरलैप नहीं करता। फलस्वरूप फोटोसिंथेसिस के साथ साथ में उसमें घर्षण की मात्रा कम होती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश पादप के सभी भागों को बराबर मिलता रहेगा, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी। और दूसरा, पौधे दूसरे पौधे को टच नहीं करता, जिसके कारण घर्षण नहीं होता। फलस्वरूप ग्रोथ लगातार वृद्धि होती रहती है। स्पेस मिलने से इसमें तलाशाखन की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए एक निश्चित दूरी रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए चावल के पौध की रोपाई के समय कतार से कतार के मध्य की दूरी लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर और पौधे के समूह की दूरी लगभग 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 4 से 5, 5 से 6 पौधे समूह में रोपने का लाभ ये होता है कि यदि 1 या 2 पौधे पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाते हैं तो भी वो जगह खाली नहीं रहती। बीजों को रोपने से पूर्व उन्हें विशेष प्रकार के रसायनों से उपचारित किया जाता है। रसायनों से बीज को उपचारित करने की इस प्रक्रिया को बीजो उपचार कहते हैं। जैसे एग्रोसोन, प्रियोक्सोन या क्यूप्रियोसोन इत्यादि ऐसे रासायनिक घटक हैं जिसकी सहायता से बीज को और मृदा को उपचारित किया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि इसके आसपास दीमक या किसी पीड़क, कीट या जीवाणु का प्रभाव नहीं पड़ता है। फलस्वरूप बीज आसानी से ग्रोथ कर सकता है। जब फसल पूर्ण रूप से पक जाती है अर्थात बालियां पक कर के लटकने लगती है, इस अवस्था में पौधा हल्के हरे रंग का अथवा पीला पड़ने लगता है। इस स्थिति में फसल की कटाई मशीन के द्वारा अथवा हाथों के द्वारा दंतारी से की जाती है। यदि पूर्ण रूप से फसल पकने के पश्चात कटाई की जाती है, उस स्थिति में बालियों के तड़कने से बीजों के बिखरने की संभावना होती है, जिससे उपज कम हो जाती है। फसल को काट करके लगभग 2 से 4 दिन तक फसल को खेत में सूखने हेतु छोड़ दिया जाता है। जब 2 से 4 दिन तक उसमें से नमी निकल जाती है, उसके पश्चात उन पौधों के समूह बनाया जाता है, जिसे बंडल या पुल्स कहते हैं। तो बंडल या पुल्स बना करके उनको इकट्ठा किया जाता है। जब चावल के पौधे पूर्ण रूप से सूख जाते हैं, तब उसमें से बीजों को निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस क्रिया को पेसनी अथवा थ्रेसिंग कहते हैं या मिलिंग इसको नाम देते हैं। ये 2 प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा होता है। एक तो होता है पारंपरिक और दूसरा होता है मशीन द्वारा। पारंपरिक विधि के अंतर्गत इस बंडल पर पशुओं को चलाया जाता है, जिसके कारण ये बालियां के टूटने से बीज मुक्त होना प्रारंभ होता है। जबकि मशीन के द्वारा करते हैं, उस समय वो थ्रेशर होता है। थ्रेशर में डालने से भूसा या दाना उसके पादप भाग से पृथक हो जाता है। तो सामान्य रूप से वर्तमान में कार्य मशीनों से ज़्यादा होता है, तो थ्रेशिंग की क्रिया और कटाई की क्रिया दोनों ही मशीनों से संभव होती है। जो दाना हमें प्राप्त होता है, उस दाने पर भूसा लगा हुआ होता है। भूसे युक्त दाने को धान कहते हैं। चावल का सामान्य नाम धान है। तो धान कहने का कारण ये कि वो मूल रूप से दाने जैसे संरचना है, तो दाने के ऊपर भूसा लगा होता है। ये भूसा उसके ग्लूम का बना हुआ होता है, ग्लूम। जब मिलिंग की जाती है, उस दौरान इस धान से या दाने से भूसा पृथक हो जाता है।
मिलिंग के लिए सामान्य तौर पर मशीनीकृत ओखली ली जाती है और उसके अंदर धान को डालने से उसको लगातार कूटा जाता है और कूटने से भूसा अलग हो जाता है। जो भूसा प्राप्त हुआ है उसको चोकर भी कह सकते हैं अथवा ब्रान कहते हैं। इस ब्रान के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए ये पशुओं के आहार के रूप में प्रयुक्त होता है। तो पोषक तत्वों युक्त होने के कारण पशु आहार के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। वर्तमान में इसी ब्रान से ब्रान ऑयल निकाला जाता है जो कि पोषक तत्व युक्त होता है। भूसा अलग होने के पश्चात इसका दाना सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, लेकिन कुछ किस्मों में ये हल्के पीले रंग का या हल्के लाल रंग का या मटमैली रंग का दिखाई दे सकता है, लेकिन अधिकांश होता है वो सफ़ेद होता है। इस सफ़ेद भाग को पॉलिश की जाती है और पॉलिश करने के पश्चात इसको बिक्री हेतु मुक्त किया जाता है। तो हम जिस चावल का उपयोग करते हैं जो हल्के मटमैले रंग का या सफ़ेद होता है वो पॉलिश करने के पश्चात प्राप्त होने वाला दाना होता है। इस प्रकार से इसकी कटाई के बाद में बीजों को या दाने को अलग कर लिया जाता है, उनको भंडारित करने के लिए रख लिया जाता है। उपज देखी जाए इसकी तो लगभग 1500 से लगा करके 8000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपज होती है। ये सामान्य तौर पर आने वाला एक एवरेज वैल्यू है, लेकिन पादप की किस्म, जल की उपलब्धता, जलवायु, तापमान इत्यादि भी इस उपज को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण उपज कम हो सकती है अथवा बढ़ सकती है। चावल की उन्नत किस्में जैसे जया, रत्ना, चंबल, बाला, खुशबू, कस्तूरी, BK 190, BK 74, माई, सुगंध और पुस्सा 221। ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो राजस्थान में भी इसकी कृषि की जाती है और देश के अन्य भागों के अंदर भी इसे उगाया जाता है। किस्मों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। कृषि के आधार पर किस्म, इस भ्रूणकोश में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के आधार पर और आकार की और कार्यकी के आधार पर। कृषि के आधार की बात करें तो निम्न भूमि की और ऊपरी भूमि की फसल होती है, इसको हम आर्द्र और शुष्क भूमि की फसल भी कहते हैं। भ्रूणकोश के आधार पर जब किस्मों का विकास किया जाता है तो जिसमें पाया जाने वाला स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट कौन सा अधिक है। ग्लूटिनस वे किस्में मानी जाती है जिसमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, और स्टार्च अधिक होने के कारण ये सामान्य तौर पर कठोर प्रवृत्ति के दाने युक्त होते हैं। अग्लूटिनस की बात करें तो उसमें स्टार्च की मात्रा कम होती है, लेकिन उसमें डेक्स्ट्रीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ग्लूटिनस किस्म होती है वो कठोर प्रवृत्ति होती है। अग्लूटिनस प्रकार की होती है वो डेक्स्ट्रीन युक्त होती है, इसीलिए जब उसको उबाला जाता है तो बिल्कुल ये नरम और चिपचिपा हो जाता है, जबकि ग्लूटिनस प्रकार का होता है वो चिपचिपे प्रवृत्ति का नहीं पाया जाता है। आकार की और कार्यकी के आधार पर चावल की 3 प्रकार की किस्म है। भारतीय किस्म, जापानी किस्म और जावा किस्म। भारतीय किस्म की पौधों में दाने चपटे होते हैं और पतले होते हैं, जबकि जापानी किस्म में दाने गोलाकार दीर्घित होते हैं। लेकिन दोनों ही प्रकार की प्रजातियों में तलाशाखन अधिक मात्रा में पाया जाता है और दाने तुष रहित होते हैं या तुष युक्त होते हैं, जबकि जापानी किस्म इन दोनों किस्मों अर्थात भारतीय किस्म और जापानी किस्म के मध्यवर्ती लक्षण युक्त किस्मों है। प्रत्येक फसली पौधों पर विभिन्न प्रकार के रोगजनक और पीड़कों का आक्रमण होता है, जिसके फलस्वरूप उपज कम हो जाती है। रोग फैलाने वाले कारकों में विभिन्न प्रकार के कवक, वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। इसी संदर्भ में राइस में भी
जीवाणु और वायरस के द्वारा आक्रमण होता है, फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और इसके कारण इसकी उत्पादकता कम होने की संभावना होती है। जैसे ब्लास्ट डिजीज है वो कुलीरियम ओराइजी नामक जीवाणु से होती है। अंगमारी या ब्लाइट है वो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा। बैक्टीरियल ब्लाइट है वो जेंथोमोनास ओराइजी के द्वारा होती है। उफरा डिटिलेंक्स एंगुस्टस के द्वारा होती है। टुंग्रो रोग टुंग्रो वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। इनके फलस्वरूप पादप में वृद्धि रुक जाती है और वृद्धि रुकने के साथ साथ उत्पादकता कम हो जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के पीड़क आक्रमण करता है जो लीफ पर करते हैं, फ्लावर पे करते हैं या फिर स्तंभ पे करते हैं। तो इसमें से एक है स्तंभछेदक ट्राइपोराइजा इंसुटुलम और पेडिग्रासहॉपर हाइरोग्लाइफस बनियान प्रकार का। इनके संरक्षण से लिए या इनका उपचार करने के लिए बीज उपचार या मृदा उपचार विधि प्रयुक्त की जाती है। बीज उपचार में बीजों को विशेष रसायन की निश्चित मात्रा के अंदर डुबोया जाता है, फिर उसको सुखा दिया जाता है, जिसके कारण रसायन की एक लेयर बन जाती है। मृदा उपचार के अंतर्गत मृदा में उस पर्टिकुलर रसायन की आवश्यक मात्रा को मिला दिया जाता है। तो मृदा उपचार करने के लिए या बीज उपचार करने के लिए BSC बेंजीन, हेक्सिन क्लोराइड, एंडोसल्फोन, मोनोक्रोटोफॉस या फोर्टे नामक रसायन का उपयोग किया जाता है। अब इसका लास्ट टॉपिक है जो यूटिलाइजेशन ऑफ राइस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, वो है इसका उपयोग। तो पहला पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा चावल का उपयोग है वो खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें ग्लूटेनिन नहीं पाए जाने के कारण इससे रोटी नहीं बनती है, इसीलिए उसको डायरेक्ट उबाल करके सीधे ही खाद्य पदार्थ के रूप में उसको प्रयुक्त किया जाता है। चावल का उपयोग बिस्किट, पेस्ट्रीज, उपमा, इडली, डोसा जैसे कई अन्य खाद्य व्यंजन बनाने में किया जाता है। इससे प्राप्त होने वाले स्टार्च का उपयोग लाउंड्री में किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग किया जाता है और वस्त्र उद्योग में इसको यूज किया जाता है। इसके भूसे जिसको ब्रान कहते हैं या चोकर कहते हैं, इससे तेल प्राप्त होता है। उस तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और खाद्य तेल के रूप में उपयोग किया जाता है। ब्रान को मुख्य रूप से जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसके सूखे डंठल का उपयोग टोप बनाने में, टोपी बनाने में, चटाई बनाने में, थैले बनाने में या फिर कांच के सामान की पैकिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा ये टॉपिक राइस जो यूटिलाइजेशन के संदर्भ में पढ़ा था वो कंप्लीट हुआ। इस राइस के यूटिलाइजेशन से संबंधित टॉपिक को दो भागों में विभक्त करके पढ़ा हुआ है। पार्ट ए में उसके इतिहास और इसकी वेजिटेटिव स्टिक से संबंधित है। बी के अंतर्गत इसकी कटाई, इसकी रोपाई, इसके अंदर लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग कारकों के नाम और इसके उपयोग से संबंधित है। नमस्कार।